Dear students, welcome to Economics with Shizan. And in the previous lecture, we have discussed the concept of the monetary policy objectives, in which we discussed about the different objectives of the monetary policy. So, in this lecture, I am going to discuss the concept of instruments of monetary policy. This is very important concept and the topic in context of monetary economics, mainly in the context of RBI's policies and the regulations. So, in this lecture, we will discuss the concept of the instruments of monetary policy. What are the tools? What are the equipments of the monetary policy? Those monetary policy we have discussed in the previous lectures. Basically, जो monetary policies होती क्या है, ये क्या होती है, को रेगुलेट करता है कैसे, whatever जो भी हमने इसके अंदर पढ़ना था तो वो हम डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. सो वी आर अवेयर अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसीज, व्हाट मॉनेटरी पॉलिसीज इज. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स? हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी ये है, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाटएवर. सो अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इनको चेंज करना है, इन पे इन्फ्लुएंस डालनी है. तो नाउ देयर आर सम इक्विपमेंट्स. अब ये मॉनेटरी पॉलिसी मींस हमने देखा कि इंक्रीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना. वी नीड सम इक्विपमेंट्स, वी नीड सम टूल्स. ये आरबीआई करता है. व्हाट आर दीज टूल्स? तो वही टूल्स हम देखेंगे इसके अंदर कैसे हो रहा है, वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हम कहेंगे या वो कौन से हमारे पास टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम मॉनेटरी पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करें, तो वो हम डिस्कस करेंगे. दैट इज वी कॉल इट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. वी मे कॉल ये वो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो क्रेडिट पे इन्फ्लुएंस रखते हैं इन द मनी मार्केट और क्रेडिट क्रिएशन हम कहेंगे. पैसे पे जो मनी मार्केट के अंदर पैसा है या व्हाटएवर जो भी मार्केट है, मनी मार्केट की बेसिकली हम बात करें रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. तो दैट इज व्हाई कि हम कहते हैं कि मनी मार्केट जो है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है, उन पे कितनी असर आएगा बाय दीज पॉलिसीज या बाय दीज इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो हम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लाते हैं. So in simple we may call they are the tools, they are the we call it the equipments by which the monetary policy were regulated by the we call it the action and the intervention of the RBI. So इनको हम कहते हैं weapons of monetary policy. ये बात याद रखनी है. We call them weapons of monetary policy. इनको हम कहते हैं वेपन्स. क्यों वेपन्स कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के पास यही हथियार हैं. इन्हीं हथियारों के साथ, इन्हीं वेपन्स के जरिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल रेगुलेट करता है. तो हम जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे. वन इज क्वांटिटेटिव, सेकंड वन इज क्वालिटेटिव. तो हम बात करेंगे इसके अंदर क्वांटिटेटिव ही, बिकॉज हमारे सिलेबस के अंदर जो है दैट इज ओनली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल, जो बेसिकली ओवरऑल होल इकोनॉमी या होल मनी सप्लाई पे या मनी पे असर डालेगा. दैट इज मीन जे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं या वी कॉल इट असेंबल कर सकते हैं या देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स. तो सेकंड वन इज क्वालिटेटिव मींस कि ये पैसे की डायरेक्शन को चेंज करे. डायरेक्टली पैसे पे असर नहीं डाल रहा है, इफेक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट स्टिल इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मनी. तो वी इन दिस इन आवर सिलेबस वी आर कंसर्न्ड ओनली विद क्वांटिटेटिव instruments or weapons. So we will discuss some of the basic quantitative instruments. I hope that you will be able to understand these instruments of the monetary policy. First one we have SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. जो एसएलआर है आपने पढ़ा होगा. बेसिकली एसएलआर, सीआरआर वाकई जो है 11th 12th की इकोनॉमिक्स के अंदर मनी बैंकिंग जो वहां पर टॉपिक था मैक्रो के अंदर, तो आपने ये पढ़ा होगा. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसको हम कहते हैं? ये हम कहते हैं जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, तो बेसिकली ये एक रेशियो है या एक वी कॉल पोर्शन है जो कमर्शियल बैंक्स या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है अपनी डिपॉजिट से. मींस ये पोर्शन है जो कौन, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको रखना है फ्रॉम डिपॉजिट्स. अब मसला यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये क्या ओनली कमर्शियल बैंक्स के पास होता है? मींस ओनली जो आरबीआई है ये क्या कमर्शियल बैंक्स पे इंपोज करता है रेगुलेशन या पॉलिसी कि आपको इतना परसेंटेज अपनी जो डिपॉजिट्स हैं आपके अंदर वो रखने हैं, तो ओनली द कमर्शियल बैंक्स? नो,
बेसिकली आवर कंसर्न इज विद द प्राइमरी कंसर्न जो हमारा होता है वो कमर्शियल बैंक्स पे होता है, लेकिन आरबीआई नॉट ओनली कमर्शियल बैंक्स पे इन्फ्लुएंस करता है बल्कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या प्राइवेट बाकी जो बैंक्स होते हैं इकोनॉमी के, उन पे भी आरबीआई का इंटरवेंशन होता है। तो बेसिकली कंसर्न ये होता है फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स की हमारे पास एलएएफ है या बैंक रेट है, बाकी चीज है, एमएसएस है, तो वो भी अगर आप ज्यादा डीप जाओगे तो एक एक जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक एक पर्टिकुलर सेक्टर पे रेगुलेट होता है। तो इन जनरल वी आर डिस्कसिंग विद कमर्शियल बैंक्स, इट इज अ प्राइमरी कंसल्टेशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे इम्पोज होते हैं बेसिकली। तो जो पोर्शन है डिपॉजिट्स का जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके अंदर जो डिपॉजिट होते हैं उनका कुछ पोर्शन रखना पड़ता है अपने पास विद द कमर्शियल बैंक्स, दे हैव टू कीप सम पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद देम, तो देमसेल्व्स उनको रखना पड़ता है पोर्शन, इट इज अ एसएलआर, करंटली 18% है। अगर हम करंट की बात करेंगे इट इज 18%। हमने देखा कि इट इज अ पोर्शन जो हमारे पास अब डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल हमारा बैंक के अंदर अब डिपॉजिट 100 करोड़ हो गया तो सम परसेंटेज बैंक को अपने आप कैपिटल रखने हैं। तो अब हमें देखना है कि मनी सप्लाई इससे इन्फ्लुएंस कैसे होगी, वी आर कंसर्न विद द मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंड, वी कॉल इट डिक्रीज, कंट्रैक्ट कैसे हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये हम देखेंगे बेसिकली अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है, अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, डिमांड कंजम्पशन ज्यादा है, प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, तो दैट इज इन्फ्लेशन। तो अब क्या करना है, आरबीआई अब चाहता है कि पैसे को बाहर निकालना है, इकोनॉमी के अंदर नहीं रखना है पैसे। तो क्यों? बिकॉज देयर विल बी अ चांसेस ऑफ मोर इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन टाइप्स है हाइपर इन्फ्लेशन दैट इज अनकंट्रोलेबल इमेजिनेबल, मींस वी कॉल 100 टाइम्स इन्फ्लेशन जिनके अंदर राइज होती है, प्राइसेस राइज होते हैं। तो इन्फ्लेशन को रुकाना है, तो अब क्या करना है, नाउ वी नीड टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम आएगा, बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वे आरबीआई के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज नहीं किए, बट स्टिल इन आवर सिलेबस वी आर कंसर्न्ड विद देम। तो अब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, कैसे होगा मनी सप्लाई डिक्रीज, जो एसएलआर है, अगर ये फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस वी कॉल इट अभी 18% है, तो मींस अगर हमारे पास 10% हम रखेंगे, अगर हमारे पास अगर बैंक्स के अंदर 100 करोड़ डिपॉजिट पार्क होते हैं, कोई बंदा करता है जो ऑल कस्टमर्स करते हैं, तो उनके उन 100 करोड़ उनके 10% अपने आप अपने पास रखने पड़ते हैं, और 90% जो है 90 करोड़ दे विल बी एबल टू द लोन्स, वो लोन दे सकते हैं, दे विल बी एबल टू गिव द लोन्स, इट इज द 90%। अब क्या करना है, अब पैसे इकोनॉमी के अंदर नहीं देना, तो आरबीआई क्या करेगा, ये एसएलआर को 20%, तो इससे क्या होगा, अब 20% रखना है, नाउ 80% विल बी अवेलेबल टू लोन्स। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसे की वी कॉल इट द नीड कम, मींस पैसे की डिमांड कम हो जाएगी, या पैसे कम नहीं कम होगी। क्यों होगी कम, बिकॉज अब बैंक्स उतना लोन नहीं देंगे, बिकॉज उनको अब रिजर्व पॉलिसी ये है कि अब उनके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसे ही जो है जैसे इकोनॉमी की नीड होगी, इलास्टिसिटी हम कहते हैं, अगर इकोनॉमी के अंदर अब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली द आरबीआई सेटल्स दिस पर्टिकुलर रेट्स। तो अगर अब डिक्रीज करना है, फॉर एग्जांपल अगर डिफ्लेशन इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफ्लेशन होगी, तो डिफ्लेशन के अंदर क्या है, पैसे इकोनॉमी के अंदर लाने हैं, तो पैसे इकोनॉमी के अंदर लाने की वजह से क्या करेगा आरबीआई एसएलआर की जो रेट है ये 10 से 5 रखेगा, तो मींस कि 95 करोड़ विल बी अवेलेबल टू द लोन्स इन्वेस्टर्स। तो ऐसी बात होगी कि इकोनॉमी के अंदर पैसे आएगा। सो दिस इज द मॉनेटरी एसएलआर, हाउ एसएलआर वर्क्स एंड एसएलआर कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड वन वी हैव सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, दैट इज द सेम बट देयर इज अ, अब ये क्या है, जो ये कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इनको अब कुछ पोर्शन अपनी डिपॉजिट से, फॉर एग्जांपल इनके पास 100 डिपॉजिट्स हैं, 10% उन्होंने अपने पास रखे, और कुछ परसेंटेज फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 3.75 अराउंड, तो अब उनको अपने डिपॉजिट से कुछ पोर्शन जो है, कुछ डिपॉजिट से दे हैव टू कैप्चर देयर सम पोर्शन फ्रॉम द डिपॉजिट विद आरबीआई। अभी आरबीआई के पास रखने हैं, ये जो था ये अपने पास, उनका अपने पास थे, तो अब जो ये जो रिजर्व्स है, कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई कैप्ट विद आरबीआई, ये आरबीआई के पास उनको रखना पड़ता है। मींस ये जो डिपॉजिट्स है, ये जो पोर्शन है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई के पास इनको रखने पड़ते हैं। तो इन्फ्लेशन पे कैसे असर करे, सिमिलरली ऐसे हो गया, अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है, पैसे को डिक्रीज करना है, तो सीआरआर क्या होगा, सीआरआर विल बी इंक्रीज। अगर
means कि now the banks were required to maintain a large amount of money with the RBI, तो vice versa अगर deflation होगी तो ये rate कम हो जाएगी, तो I will able to understand how these two particular instruments were used to influence the money supply and the credit in an economy. Now the third one we have, that is the we call it repo rate. Repo rate. Repo rate क्या है? It's the rate at which the commercial bankers lend या borrow money from the RBI. जो commercial bankers हैं क्या करते हैं, ये लोन लेते हैं या बारो करते हैं किससे, RBI से. मगर ये जो लोन है ये शॉर्ट टर्म लोन है. शॉर्ट टर्म लोन इसलिए हम कहें बिकॉज शॉर्ट टर्म इसके अंदर हम कहते हैं इट इज फ्रॉम 1 to 14 days, हम कहेंगे 0 to 14 days, 1 to 14 days हम लेंगे. इन अगर इतनी ड्यूरेशन होगी टाइम की या मैच्योरिटी, तो ये रेपो रेट के अंदर आता है. मेरे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म. इनके अंदर कोलेटरल रखना है. कोलेटरल, दे आर कोलेटरल मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ते हैं. जो कुछ सिक्योरिटीज हैं, मैंने बैंक अगर लोन लेगा आरबीआई से फ्रॉम द ड्यूरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज, बैंक को कुछ सिक्योरिटीज रखने हैं. व्हाटएवर जो उनके पास सिक्योरिटीज होंगे वो रखने पड़ते हैं. किन से, किन विद आरबीआई के पास रखने हैं. तो इसको हम कहते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट. क्यों कहते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट? रिपर्चेज एग्रीमेंट आफ्टर मैच्योरिटी, अगर फॉर एग्जांपल 14 डेज या 7 डेज का लोन है, इसके अंदर हमारे पास टर्म रेपो आता है, लॉन्ग टर्म रेपो आता है जो 0 to 7 डेज 7 दिनों तक होता है, उसको हम बोलते हैं इट इज रेपो. टर्म रेपो वो जो 7 दिनों के अलावा 14 डेज या 1 to 14 डेज, उनको हम कहते हैं इट इज लॉन्ग टर्म रेपो, जिसके अंदर एनबीएफ वाकी चीज आते हैं. तो इट मींस कि रिपर्चेज एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट खत्म होगा और आरबीआई उनको वापस देगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और वो पैसे खूब वापस लेंगे. तो इसको हम कहते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट. सॉरी यहाँ पे हमें बात ये भूल गया कि यहाँ पे आप जो रिजर्व रखने पड़ते हैं, ये कैश में रख सकते हैं, ये वी कॉल इट गोल्ड में रख सकते हैं, और कुछ वी कॉल इट कैश में रख सकते हैं, गोल्ड या सिक्योरिटीज के अंदर रख सकते हैं. ये हम भूल गया मैंने. जो एसएलआर जो हमने देखा, जो बैंक के पास खुद रखने पड़ते हैं, कुछ रिजर्व्स या पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स, वो हम गोल्ड, कैश और सिक्योरिटी के अंदर रखते हैं. तो रेपो रेट मींस कि इट्स अ शॉर्ट टर्म रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बारो द लोन्स फ्रॉम द आरबीआई विद कोलेटरल. गिरवी रखनी पड़ती है यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से, और वो फिर लोन लेते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. फिर उसको हम रिपर्चेज एग्रीमेंट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज आरबीआई हमें फिर वापस देता है वो सिक्योरिटीज और हम उनको पैसे वापस देते हैं. तो फोर्थ वन वी हैव द बैंक रेट. अब हमारे पास बैंक रेट है. बैंक रेट क्या है? सेम यही है. अब आरबीआई जो है, सॉरी कमर्शियल बैंक जो है, ये लेंड कर सकते, सॉरी बारो कर सकता है, लोन लेता है किन से? आरबीआई से. बैंक आरबीआई से इसने लोन लिया, मगर लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म मींस 14 डेज से अलावा 364 मींस बिकॉज वी आर डीलिंग मनी मार्केट. इसलिए हमें बात की कि मनी मार्केट पे इन्फ्लेशन असर डालता है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वी विल डिस्कस देम इन द फाइनेंशियल सिस्टम. वन इज द मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज द कैपिटल मार्केट, जो लॉन्ग टर्म मार्केट है. मींस जो लॉन्ग, जो हमारे पास अब लोन है, आरबीआई कमर्शियल बैंकर्स जो हैं, अगर उनको अब लोन चाहिए कि 14 डेज से अलावा, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन, या 1 साल के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए. तो वो उस रेट जो है, उस रेट को हम बैंक रेट कहते हैं. आरबीआई उनको लोन देता है, बट द रेट इज द बैंक रेट, वी कॉल द बैंक रेट. यहाँ पे गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, यहाँ पे नो वी कॉल कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल, यहाँ पे उनको कोई गिरवी नहीं रखनी पड़ती हैं. तो दिस इज द रेट एट विच लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो लेते हैं कौन? बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से, बट कोई गिरवी नहीं रखते. दिस इज द मेन डिफरेंस एसएलआर और सीआरआर पे, सॉरी बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर. तो उसके बाद हमारे पास है रिवर्स रेपो रेट. नाउ वी हैव रिवर्स रेपो रेट. जो रिवर्स रेपो रेट है, इसको हम कहते हैं लिक्विड या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टूल है. किनका? आरबीआई का. आरबीआई ने एक टूल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए, एब्सॉर्ब लिक्विडिटी,
लिक्विडिटी क्या है? इट इज द पैसे की लिक्विडिटी, पैसे कितनी इकोनॉमी के अंदर है उसको लिक्विड मींस पैसा मींस लिक्विडिटी ऑफ मनी, लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करना। ये लिक्विडिटी किसकी है? इट इज द पैसे की लिक्विडिटी, मनी लिक्विडिटी। आरबीआई ने टूल इंट्रोड्यूस किया है किससे? बेसिकली टू एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी ऑफ मनी फ्रॉम एन इकोनॉमी। इससे क्या करता है? आरबीआई जो है ये पैसे को रेगुलेट करता है, को एब्सॉर्ब करता है। कैसे करता है? मींस ये बैंकों से पैसे लेगा। अगर इकोनॉमी के अंदर पैसे ज्यादा हैं तो पैसे जो हैं तो इनको हम आरबीआई एब्सॉर्ब करेगा दिस पर्टिकुलर रेट से। मींस in we call it as a simply it is the rate of interest at which the RBI borrows loan from the commercial banks ताकि absorb liquidity करे इकोनॉमी के अंदर। उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सिंपली ये क्या है? इट इज अ रेट जो कमर्शियल आरबीआई जो है आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक है ये प्रॉफिट जो कमर्शियल बैंक प्रॉफिट से कमाते हैं ये रेट देते हैं। तो अब क्या होगा? बेसिकली इट इज अ रेट, हमने कहा कि इट इज इंटरेस्ट रेट एट व्हिच द कमर्शियल बैंकर्स गिव द लोन्स टू आरबीआई। आरबीआई लेता है इनसे पैसे, तो ये इट इज अ रिवर्स रेपो रेट। अब आरबीआई लेता है किनसे? कमर्शियल बैंकर्स से। अब मैंने बात की थी रेपो रेट की, नहीं बात की हमने कि कैसे इन्फ्लेशन पे असर डालते हैं डिफ्लेशन पे। बेसिकली ये भी सेम है। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है हम रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे, बैंकर्स जो है उनकी जो रेट होगी फ्रॉम लेंडिंग रेट बोरोइंग रेट वो इंक्रीज होगी। क्योंकि बिकॉज आरबीआई ने अब पोर्शन जो है रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स लेंड द शॉर्ट टर्म लोन्स बोरो द शॉर्ट टर्म फ्रॉम द आरबीआई वो अब इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं जो बैंक से पैसे लेते हैं कमर्शियल बैंक से, वो उनकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी जाहिर से क्योंकि अब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज की है कमर्शियल बैंक तो खुद ब खुद ऑब्वियसली बात ये है कि अब कमर्शियल बैंक इन्वेस्टर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे। तो जिससे क्या होगा? इन्वेस्टर्स जो है वो डिस्करेज होंगे टू गेट द लोन्स। सेकंड दैट इज द बैंक रेट। बैंक रेट के अंदर भी ये होता है कि अगर इन्फ्लेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करो, कमर्शियल बैंक अब रेट ज्यादा दे रहा है पैसे के लिए तो वो कमर्शियल बैंक जो है वो इंक्रीज करेगा रेट टू द इन्वेस्टर्स। That is the we call it the tool that is useful in the monetary economics regulation. Now it is a reverse repo rate. अब कमर्शियल बैंकर्स जो हैं अभी तो क्या करेगा? कमर्शियल बैंकर्स जो हैं ये भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ज्यादा। ये क्या करेगा? जो आरबीआई है ये इनको इंटरेस्ट देगा ज्यादा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे देगा ज्यादा आरबीआई किनको? कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंकर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग द लोन्स टू इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स ये पार करेगा किससे? आरबीआई से। आरबीआई के अंदर ये पार करेगा, रखेगा पैसे, क्योंकि अब आरबीआई इज द सेफेस्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट वी कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये कमर्शियल बैंकर्स पैसे देगा आरबीआई को। अब इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कि यही पैसा जाएगा फ्लो यहां तक। तो ऐसे इकोनॉमी के अंदर अगर वी कॉल इट द इकोनॉमी के अंदर पैसे लाना है तो आरबीआई करेगा डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको देगा। कमर्शियल बैंकर्स या नहीं पैसे रखेंगे, दे विल park the money in the economy. So this is the reverse repo rate, and we have another tool we have, that is the liquidity adjustment facility. Another tool we have, that is the liquidity adjustment facility. ये भी एक टूल है लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के। मींस इट इज a tool that is used or introduced by the RBI। इसको 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस किया नरसिम्हा कमेटी ने। It was introduced in 1998 by the नरसिम्हा कमेटी बैठी। इसके अंदर टू कंपोनेंट्स हैं, मींस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। जो लिक्विडिटी मैंने बात की पैसे की लिक्विडिटी, उसको एडजस्टमेंट करना है। मैकेनिज्म है, इक्विपमेंट है, एक मशीनरी है, एक मैकेनिज्म है, मशीनरी है जिससे हम लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास टू कंपोनेंट्स आते हैं। वन इज रेपो रेट, जो हमने देखी रेपो रेट। अगर बैंक के पास पैसे हैं, पैसे ज्यादा हैं, वो अगर बैंक के पास पैसे नहीं है तो वो लोन लेता है, पैसा लेता है किनसे? आरबीआई से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी या शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे विद कोलेटरल, उसको बोलते हैं रेपो रेट। सेकंड वन वी हैव रिवर्स रेपो रेट। अब क्या करता है? अब फ्लश नाउ द कमर्शियल बैंक रेपो रिवर्स रेपो रेट जो कमर्शियल बैंक्स हैं अब उन दे वर नाउ फ्लश ऑफ फंड्स, उनके पास पैसे ज्यादा हैं, वो पार करते हैं आरबीआई से। आरबीआई के अंदर वो पार करते हैं। जब आरबीआई के अंदर वो पार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
यूजफुल होते हैं इकोनॉमी के अंदर। इससे कैसे होगा कि अगर आरबीआई जो है उनको एब्जॉर्ब करना है, जो वो एनकरेज करेगा कमर्शियल बैंक को एट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे, जो कमर्शियल बैंकर्स होंगे वो अपना पैसा पार्क करेंगे आरबीआई के अंदर। क्यों करेंगे? बिकॉज आरबीआई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग द लोन्स टू इन्वेस्टर्स, वो पार्क करेंगे आरबीआई के अंदर। सो दिस इज द these two tools were also useful in the expansion and the contraction of the money supply and monetary policies in an economy. Money supply in the economy, this comes under the liquidity adjustment facility. So now we have MSS, we have smart standing facility, standing deposit फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है हमारे पास है, तो वो हम दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस वाज एन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, वेपन्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, इन वी डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज बिकॉज़ आई एम हियर टू प्रोवाइड अ ओवरव्यू। आपको खुद देखना है आप बुक्स के अंदर कैसे यूज होते हैं, इनकी अच्छी खासी में ना डिटेल के साथ आपको देखना पड़ता है ये। तो आई हियर वी मेंशन द मेजर एंड द मेजर equipments or the instruments or the weapons of the monetary policy, कैसे monetary policy को regulate implement किया जाता है, regulate manage किया जाता है, rate of interest, cost, availability of money. So this is the some few instruments. In the next lecture we will come with other few instruments of the monetary policy that is very important in the context of the instrument of monetary policy. I hope you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe to the channel Economics with Shizan. Thank you very much.